देखिए हम लोग अब पढ़ चुके हैं लगभग, अब लास्ट हेडिंग है और आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है असामान्य या अपसामान्य मोलर द्रव्यमान। तो हम 4 टाइप के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहला है वाष्प दाब का अवनमन, उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, उसके बाद हिमांक का अवनमन और लास्ट में हम पढ़े थे परासरण दाब। ये चारों अणुसंख्य गुणधर्म हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये सारे नियम जितने भी ये सब हम पढ़े हैं, सब वैद्युत अनपघट्य के विलयन और अवाष्पशील विलयन के लिए पढ़े हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि वैद्युत अपघट्य को अगर किसी विलायक में घोल दिया जाए तो अपने आयनों में टूट जाते हैं, और अपने आयनों में टूटने की वजह से उनमें कणों की संख्या बढ़ जाती है। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको विलायक में या जल में घोलने पर वह संगुणित एसोसिएट होकर के इकट्ठा होकर 2 से 1 हो जाते हैं। तो मतलब कणों की संख्या बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। तो कणों की संख्या अगर घटेगी बढ़ेगी तो फिर मोलर द्रव्यमान या सारे गुणधर्म उनके डिफरेंस आएंगे अलग अलग। तो ये जो अंतर आता है ना, तो इसी अंतर को हम बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। अगर मोलर द्रव्यमान सामान्य जितना आना चाहिए उससे कम आए या उससे ज़्यादा आए, इसी को हम क्या कहते हैं असामान्य या अपसामान्य मोलर द्रव्यमान। तो ये भी कंडीशन न हो, वैद्युत अनपघट्य का विलयन हो या वैद्युत अपघट्य का विलयन हो, इस सारी मतलब की प्रॉपर्टी को या सारी मतलब जितनी भी ये प्रॉब्लम आने वाली थी, सब प्रॉब्लम को देखते हुए एक साइंटिस्ट वान ट हाफ ने एक नया नियम, मतलब फार्मूला तो सब वही होगा लेकिन उसमें सिर्फ एक और टॉपिक जोड़ दिया, वान ट हाफ फैक्टर। वही हमको पढ़ना है, वान ट हाफ फैक्टर, और उसी पर न्यूमेरिकल है और बहुत थोड़ा मतलब टफ होता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और लिख लेंगे। तो देखते हैं हम पहले असामान्य या अपसामान्य मोलर द्रव्यमान। यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक आता है तो इस मोलर द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आ जाएगा डिटेल। वे पदार्थ जो विलयन में वियोजित होते हैं, जैसे वैद्युत अपघट्य की परिभाषा पढ़े होंगे, जो जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं, अथवा जो संगुणित होते हैं जैसे फिनाल बेंजोइक एसिड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हो आदि के विलयन में कणों की संख्या को बढ़ा या घटा देते हैं। वैद्युत अपघट्य होगा तो विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर फिनाल होगा, बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन होगा, तो कणों की संख्या घट जाएगी। चूँकि किसी विलयन के अणुसंख्य गुण उनमें विद्यमान कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अर्थात कणों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ेगा। अतः इस कारण अणुसंख्य गुण भी बढ़ या घट जाते हैं। कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुण बढ़ जाएगा, कणों की संख्या घटेगी तो अणुसंख्य गुण घट जाएगा। यद्यपि मोलर द्रव्यमान अणुसंख्य गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़े होंगे, फार्मूला में भी देखेंगे, पता चल जाएगा कि मोलर द्रव्यमान जो होता है अणुसंख्य गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः मोलर द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है। कणों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर द्रव्यमान घटेगा, कणों की संख्या घटेगी तो मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा। उल्टा होता है अणुसंख्य गुणधर्म के। अतः यहाँ देखिए, वह पदार्थ जो विलयन में वियोजित होता है उसका मोलर द्रव्यमान इन विधियों से ज्ञात करने पर कम आता है। अणुसंख्य गुणधर्म तो बढ़ेगा लेकिन मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तथा जो विलयन में संगुणित होते हैं उनका मोलर द्रव्यमान अधिक आता है। यह कम या अधिक मोलर द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, असामान्य या अपसामान्य मोलर द्रव्यमान। समझ में तो आ ही रहा होगा। फार्मूला से अगर हम देखें तो मोलर द्रव्यमान जो होता है वह अणुसंख्य गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ेगा, कणों की संख्या घटेगी अणुसंख्य गुणधर्म घटेगा। लेकिन अगर कणों की संख्या बढ़ती है तो मोलर द्रव्यमान घटता है, इसलिए कि अणुसंख्य गुणधर्म और मोलर द्रव्यमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता भी है डायरेक्ट, जितना भी न्यूमेरिकल पूछेगा यहीं से क्वेश्चन बना, वान ट हाफ गुणांक किसे कहते हैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल पूछेगा।
तो इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। 1/2 गुणांक, गुणक भी लिखा रहता है कहीं कहीं, 1/2 फैक्टर। 1/2 ने सम अणुक सांद्रण वाले मतलब समान सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अनपघट्य पदार्थों के विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्मों में निम्नलिखित संबंध स्थापित किया। अगर 2 विलयन हैं, दोनों की क्या बोलते हैं मोलरता या सांद्रता समान है, एक वैद्युत अपघट्य का विलयन है और एक वैद्युत अनपघट्य का विलयन है, तो उन दोनों के बेस पर 1/2 ने एक संबंध दिया। उसी संबंध को हम यहाँ पे देखेंगे। आई 1/2 फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से। असामान्य परीक्षित अणुसंख्य गुणधर्म मतलब 2 गुणधर्म हम लोग प्राप्त करते हैं। अब बटा सामान्य या परिकलित अणुसंख्य गुणधर्म जो सैद्धांतिक होता है गुणधर्म, मतलब असामान्य या परीक्षित ऑब्जर्व्ड, सामान्य जनरल या कैलकुलेटेड अणुसंख्य गुणधर्म, दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं 1/2 फैक्टर। जहाँ आई को 1/2 गुणांक कहते हैं। परीक्षित का अभिप्राय असामान्य स्थिति तथा परिकलित का अभिप्राय सामान्य स्थिति से है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आई इक्वल टू वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बटा वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। मान लीजिए कोई वैद्युत अपघट्य है, तो जैसे हम विलयन में उसको मतलब कि अगर क्या बोलते हैं किसी भी विलायक में उसको डालेंगे, तो या तो अगर वैद्युत अपघट्य का है तो वियोजित हो जाएगा, फिनाइल बेंजोइक एसिड होगा तो संगुणित होगा, वैद्युत अनपघट्य होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आई फैक्टर की बात करें तो वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बटा वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या को अनुपात को ही क्या बोलते हैं 1/2 फैक्टर। अब इस बेस पर देखो आई इक्वल टू 1, अगर 1 हो गया तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वियोजन मतलब विलय का विलयन संगुणित या वियोजित नहीं होता है। इस केस में विलयन ना ही संगुणित होगा और ना ही वियोजित होगा। आई इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब ऊपर वाला ज़्यादा आना चाहिए, कणों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो विलय या विलयन में वियोजन होता है। आई इज लेस देन 1, तो विलय का विलयन में संगुणन होता है। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट इससे न्यूमेरिकल क्या बोलते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। दिया है दे देगा कि किसी आई के लिए आई इज ग्रेटर देन 1 तो विलय का विलयन में होता है वियोजन संगुणन, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे देके ऑप्शन देगा तो थोड़ा मतलब ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो 1/2 फैक्टर की डिफिनीशन यही है रेड वाला। अगर फैक्टर का डिफिनीशन पूछेगा तो आप चाहेंगे बिना इंट्रोडक्शन के डायरेक्ट हम चाहें तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना रेड वाला, ये डिफिनीशन लिख करके ऊपर का दोनों फार्मूला लिख के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी पदार्थ के वियोजन या संयोजन पर असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म तथा सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। किसी पदार्थ के वियोजन या संयोजन पर असामान्य अणुसंख्य गुणधर्म मतलब वियोजित होने के बाद या संयोजित होने के बाद, एसोसिएशन होता है संगुणित होने के बाद जो गुणधर्म मिलता है अणुसंख्य गुणधर्म, और जो जनरल अणुसंख्य गुणधर्म होता है, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है 1/2 गुणांक। वियोजन तथा संगुणन की स्थिति में अणुसंख्य गुणधर्मों की परिकलित करने के लिए सूत्र को निम्न प्रकार से परिवर्तित कर लेते हैं। करना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करना है हमको, कुछ नहीं करना है, फार्मूला सेम वही होगा। वाष्प दाब में अवनमन पढ़े थे P0 - PS अपन P0 इक्वल टू XB पढ़े थे। तो हमको क्या करना है, सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर देना है, आई इंटू ये फार्मूला, सारे फार्मूले में सिर्फ आई का गुणा 1/2 फैक्टर का। हिमांक में अवनमन डेल्टा एफ इक्वल टू आई इंटू KF इंटू मोललता या आई इंटू बाकी जो फार्मूला था, मतलब आई से सिर्फ गुणा करना है और आई का मान कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB इक्वल टू आई इंटू KB, परासरण दाब पाई इक्वल टू CST पढ़े थे तो आई CST हो जाएगा। बस यही फार्मूला है, सारे फार्मूले हैं और 1/2 गुणांक क्या होता है अब इसी पर न्यूमेरिकल है, थोड़ा समझते हैं। न्यूमेरिकल ये इसका मतलब इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा 1/2 फैक्टर देखिए पूछा है। एक विलायक का जिसमें 0.6678 ग्राम फिनाल के 35.5 ग्राम जल में घुले हैं, हिमांक -0.215 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पानी में फिनाल के संगुणन की मात्रा की गणना कीजिए। यह मानकर कि इस विलयन में इसके द्विक अणु बनते हैं तथा पानी का मोलर अवनमन स्थिरांक 18.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। मोलर अवनमन स्थिरांक बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इसको मोलर अवनमन स्थिरांक फार्मूला हम पढ़े हैं, m इक्वल टू 100 इंटू
के इंटू डब्लू अपान डेल्टा टी एफ इंटू डब्लू 100 गुणे 18.6 गुणे 0.6678 अपन 0.215 इंटू 35.5 मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा m का मान 162.73। ये फार्मूला से इसी को बोलते हैं परिचित, मतलब कैलकुलेटेड बोलते हैं ना, परिचित। हाँ, ये 2C2H5 से क्या बन गया, C6H5OH का ट्वाइस हो गया। मतलब यहाँ पे 2 मोल्स थे, यहाँ पे 1 मोल हो गए। अगर संगुणन के पूर्व बात करें तो कणों की संख्या 1 0, अगर 2 को रखेंगे तो यहाँ 1 लिखें, मतलब वही होगा। अगर मान लो वियोजन की मात्रा हमारा अल्फ़ा है तो अल्फ़ा वियोजित हो गया तो 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा/2। अगर ये 2 माइनस 2 अल्फ़ा होता तो ये हो जाता अल्फ़ा। ठीक है। C6H5 के संगुणन के बाद कणों की संख्या, ये संगुणन से पूर्व है ऊपर वाला, संगुणन के बाद ये सबको ऐड कर देंगे। 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा/2। हम पढ़े हैं C6H5 का सामान्य आणविक द्रव्यमान बटा C6H5 का असामान्य आणविक द्रव्यमान बराबर संगुणन के बाद कणों की संख्या बड़ा संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। संगुणन के बाद कणों की संख्या बटा संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। आणविक द्रव्यमान उल्टा हो जाएगा ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 94 जनरल फिनाल का जो होता है सैद्धांतिक मान, सामान्य आणविक द्रव्यमान 94। कैलकुलेट करके कितना ले आए हैं 162.73, और इधर संगुणन के बाद कणों की संख्या कितना है 1 माइनस अल्फ़ा/2, और पूर्व कितना है 1। तो जब सॉल्व करेंगे टोटल अल्फ़ा इक्वल टू 0.8447 आ जाएगा। और फिनाल के संगुणन की मात्रा परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना %। समझ में शायद नहीं आ रहा है, देखते हैं। ये हमारा पूरा मतलब क्वेश्चन है। हिमांक में अवनमन से फिनाल का परिचित आणविक द्रव्यमान जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट फार्मूला से कर लेंगे, सम्मान दिया हुआ है। m का मान कितना है 162.73, लेकिन जनरल फिनाल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है निकालना तो आता है ना। ये 12 इंटू 6 और कुल मिला के h इंटू ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 94। तो 2 से 1 हो रहा है, 2 से 1 तो 1 से 0, 2 इधर कितना है 0, इधर 0। संगुणन से पूर्व कणों की संख्या, ये 1 है तो ये 0, लेकिन वियोजन कितना होगा अल्फ़ा कितना बचा 1 माइनस अल्फ़ा/2, सबको ऐड करेंगे तो ये कणों की संख्या बाद में। C2H5 का सामान्य आणविक द्रव्यमान, देखो यहाँ पे फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, ऊपर असामान्य नीचे सामान्य, लेकिन जब मोलर द्रव्यमान की बात आएगी तो उल्टा हो जाएगा, सामान्य बटा असामान्य। ठीक है। संगुणन के बाद कणों की संख्या बटा संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, ये I का मान होता है। I इक्वल टू, अगर मोलर द्रव्यमान की बात है तो उल्टा लिख देंगे, ये हमारा टोटल इतना % आ जाएगा। एक बार और ध्यान से समझेंगे, आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। 1 बिलियन जिसमें 0.453 ग्राम निर्जल कैल्शियम क्लोराइड 25 ml जल में घुला है ने इतना अवनमन दर्शाया, तो वन टाप गुणांक की गणना कीजिए। 1000 ग्राम जल के लिए KF का मान 1.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से शायद आ जाए, आ ही जाएगा, इसलिए कि अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाएगा। ग्लूकोज के 0.1 मोलर बिलियन तथा NaCl का 0.1 बिलियन दिया हुआ है। NaCl का इतना 0.1 मोलर बिलियन किसका, ग्लूकोज का। इनमें किसका परासरण दाब अधिक होगा और क्यों, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ग्लूकोज जलीय विलयन में अनायनित रूप में रहता है, आयनित नहीं होगा। तो आयनित नहीं होगा, न वियोजित हो रहा है न ये संगुणित हो रहा है, तो कणों की संख्या में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। इस कारण इसके 0.1 मोलर जलीय विलयन में कणों की संख्या भी 0.1 ही होगी। जबकि NaCl जलीय विलयन में आयनित रूप में रहता है, इस कारण NaCl के जलीय विलयन में कणों की संख्या Na प्लस आयन के कणों की संख्या प्लस Cl माइनस आयन के कणों की संख्या 0.1 मिलकर कितना होगा 0.2। कणों की संख्या बढ़ गई। परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है, इसके कारण यह अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। परासरण दाब समानुपाती होता है कणों की संख्या के, इसलिए 0.1 मोलर NaCl विलयन का परासरण दाब 0.1 मोलर ग्लूकोज के परासरण दाब से अधिक यानी दोगुना होगा। क्लियर। और क्वेश्चन है, देखेंगे 1.23 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट का 10 ग्राम जल में बना हुआ विलयन इतना डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। लवण के वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक कितना है। ठीक। एक और क्वेश्चन है,
CH2FCOH के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम H2O में घोलने पर जल के हिमांक में 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड अवनमन देखा गया। फ्लोरोएसिटिक अम्ल का वांट-हाफ गुणांक तथा वियोजन स्थिरांक परिकलित कीजिए। तो आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, इस टाइप के 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करके हम दिखाते हैं, उसके बाद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, वांट हाफ गुणांक क्या है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, वांट हाफ गुणांक क्या है। 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के लिए क्वथनांक की गणना कीजिए। सॉल्व करेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट का एक वैद्युत अपघट्य है, इसका आयनन निम्न प्रकार से होता है, CnO3 Ca+2NO3- इतना तो आता होगा। इसके पूर्व आयनन पर कणों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 2 1 3 हो गया। आयनन के पूर्व कणों की संख्या कितनी है, 1। वांट हाफ गुणांक क्या हो जाएगा, I = बाद आयनन के बाद कणों की संख्या बटा आयनन के पूर्व कणों की संख्या, 3/1 कितना हो गया, 3। डेल्टा TB I × KB × M, यही फार्मूला होता है। 3 × 0.52 × 0.1 = 0.156 केल्विन। विलयन का क्वथनांक, जल का क्वथनांक प्लस डेल्टा TB 373.15 प्लस 0.156 TB = कितना हो जाएगा, 373.306 केल्विन। ये आंसर होगा। ठीक है, एक वियोजन का क्वेश्चन था, उसमें देखिएगा, इसी से समझिएगा और इसको समझ के जो क्वेश्चन अभी इसके पहले जो दिए हैं इसी बेस पर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, CH3 CH2 CH Cl COOH 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड के 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने से होने वाले हिमांक में अवनमन का परिकलन कीजिए। विलयन की सांद्रता 0.284 मोल है, मतलब मोलरता है। K = 1.4 × 10⁻³ KF = 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा और इसी पे सारा क्वेश्चन है। इसके बाद पहले जो 2 क्वेश्चन दिए हैं ना, इसी बेस पर सॉल्व करना है। तो विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम, विलेय का मतलब 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का मतलब जल का द्रव्यमान 250 ग्राम। CH3 CH2 CH Cl COOH का अणु भार कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 122.5। विलयन की मोललता फार्मूला होता है, वैसे ही लिखे हैं, मतलब फार्मूला तो आपको याद होगा। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 1000, यही तो होता है ना। मोललता 10/122.5 बटा 250/1000। अगर ये ग्राम में है तो कैसे गुणा करो, नहीं है तो यहीं पे डायरेक्ट किलोग्राम कन्वर्ट कर दो। कुल मिला कितना आ गया, 0.326 मोललता निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, पढ़े थे लास्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर में, सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर पढ़े थे ना, वही वाला, उसी से हम निकालने जा रहे हैं अभी। माना अम्ल के वियोजन की दर अल्फ़ा तथा विलयन का कुल आयतन भी लीटर है। T = 0 पर 1 मोल है। टूटेगा एसिड है ना, तो H+ तो देगा ही देगा, H+ देगा तो इसके साथ ये आयन। वियोजन के बाद मोल अल्फ़ा वियोजित हो गया तो कितना बचा, 1 - अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा। वियोजन के बाद सांद्रता निकालते हैं तो मोलों की संख्या बटा आयतन, सबके नीचे क्या लिख देंगे, V। K = फार्मूला होता है CH3CO- ये पढ़े होंगे, ये फार्मूला K का वियोजन स्थिरांक का। सबका मान रख देंगे अल्फ़ा/V × अल्फ़ा/V 1 - अल्फ़ा/V = अल्फ़ा² / V² × V/1 - अल्फ़ा। तो कुल मिला के अल्फ़ा² / V × 1 - अल्फ़ा। तो वियोजन की मात्रा बहुत कम वियोजित होते हैं तो 1 - अल्फ़ा का मान लगभग 1 के बराबर होता है। तो K = लगभग अल्फ़ा² / V के बराबर हो जाएगा। 1/V को हम सांद्रता बोलते हैं, तो K = C × अल्फ़ा²। अतः 1.4, इसका मान दिया 1.4 × 10⁻³ = 2.84 सांद्रता दिया हुआ है, इंटू अल्फ़ा²। तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 0.07 कितना आ जाएगा। अतः इस विलयन में वियोजन के बाद कणों की संख्या ऐड कर लेना सबको, इसको 1 - अल्फ़ा + अल्फ़ा + अल्फ़ा, कुल मिला कितना आ गया, 1 + अल्फ़ा। वियोजन के पूर्व कणों की संख्या 1, अतः I = 1 + अल्फ़ा/1 1 + अल्फ़ा। तो I = 1 + 0.07 कितना आ जाएगा, 1.07।
तो हिमांक का अनुमान ज्ञात करना है। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, मान सबका रखेंगे, आ जाएगा हमारा 0.6488 केल्विन। इतना आ जाएगा क्लियर। बस यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। चैप्टर लगभग समाप्त हो गया और इसके बाद सब इसके जितने न्यूमेरिकल होंगे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इसके बाद से अगले चैप्टर का वीडियो 30 तारीख को आएगा। कोशिश करेंगे 30 से डेली 30 1 2 3 मतलब डेली एक वीडियो आपका मिलेगा। इसलिए तब तक ये चैप्टर आप कंप्लीट करके सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद फिर अगर नहीं आता है तो फिर वही कमेंट करिएगा व्हाट्सएप पे, फिर बताएंगे। थैंक यू।